Good morning, students. Welcome you in English class. I wish you a happy, healthy, peaceful, prosperous and hopeful life. आज हम बात करेंगे कॉमन एरर्स की जो बच्चे प्राय इंग्लिश सेंटेंस लिखते समय करते हैं। ये एरर्स हैं जैसे कि सम स्टूडेंट्स डोंट स्टार्ट द सेंटेंस विथ कैपिटल फॉर्म। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, यहाँ पर माई नेम इज़ सीमा में एम जो है वो स्मॉल में लिखा हुआ है। सेम वे कई बार जो प्रॉपर नाउन है उसमें बच्चे जो हैं वो जो नाम है उसमें कैपिटल लेटर यूज़ नहीं करते हैं, और कभी कभी वो आई जब एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है तो उसको भी स्मॉल लेटर में लिखते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। फुल स्टॉप नहीं लगाया सेंटेंस एंड करने पर। यहाँ पर भी शेरू में एस स्मॉल में लिखा हुआ है, जो कि ये प्रॉपर नाउन है, कैपिटल लेटर में लिखा होना चाहिए था। इसके अलावा कई बार बच्चे समसेस डोंट राइट द वर्ब एट द करेक्ट प्लेस इन अ सेंटेंस। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इट हाउस गार्ड्स, यहाँ पर होना ये चाहिए था इट गार्ड्स हाउस। तो यहाँ पर जो एक ऑर्डर ऑफ वर्ड है वो इनकरेक्ट है। अगेन माई ब्रदर हैव अ कैट, यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगा हुआ। यदि आप देखें माई ब्रदर के साथ हैज़ लगना चाहिए था। ही लव इट, तो यहाँ पर ही लव्स इट होना चाहिए था। इट मिल्क ड्रिंक्स, यहाँ पर अगेन आप देखेंगे कि बच्चा कहना चाह रहे वो दूध पीती है, लेकिन वो क्या लिख रहा है इट मिल्क ड्रिंक, बजाय कि इट उसको लिखना चाहिए था इट ड्रिंक्स मिल्क। आप बार बार देख रहे हैं कि जहाँ पर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर आई कैपिटल में होना चाहिए था लेकिन स्मॉल में लिखा हो। तो इस तरह की बहुत कॉमन एरर्स है जो बच्चे करते हैं। या कई बार जैसे यहाँ पर आप लास्ट सेंटेंस में देखेंगे वी एनिमल लव एंड रेस्पेक्ट, जबकि वो कहना ये चाह रहे हैं कि हम एनिमल को लव और रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वहाँ पर उसने वर्ब को बाद में लगाया है। तो इस तरह से ये छोटी छोटी एरर्स जो बच्चों के सेंटेंस में हो जाती हैं और जिसकी वजह से सेंटेंस का जो एक मीनिंग है वो सही निकल कर नहीं आता, या फिर उसका मतलब ही बिल्कुल चेंज हो जाता है और सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाता है। तो आज हम इन कॉमन एरर्स पर बात करेंगे। तो कई बार ये समझ में नहीं आता कि आखिर बच्चे ये गलतियाँ क्यों रिपीट करते हैं जबकि उनको बार बार बताया जाता है। तो जहाँ तक मुझे समझ में आता है तो एक ही बात समझ में आती है कि शायद बच्चे जो हैं वो सेंटेंस स्ट्रक्चर से पूरी तरह से वाकिफ़ नहीं हैं, यानी सेंटेंस को कैसे बनाया जाए उसका पूरा ठीक से उनको वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता। दे डोंट हैव सच एन एनवायरनमेंट वेयर दे वुड बी एबल टू इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश। दे हैव हेसिटेशन इन स्पीक इंग्लिश, और कई बार तो अच्छे से उनको टेंस पता भी होते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो जब लेटर राइटिंग कर रहे हैं या स्टोरी राइटिंग करते हैं तो उस वक्त में उनकी सेंटेंस मेकिंग जो होती है वो गलत होती है। तो बच्चों, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी भाषा, कोई भी लैंग्वेज प्रैक्टिस से ही सीखी जा सकती है। जब एक बच्चा बहुत छोटा होता है और जब वो लैंग्वेज सीखना शुरू करता है तो वो सीधा सेंटेंस बनाना नहीं सीख जाता है। वो पहले अपने जो जिन बड़ों को बात करते हुए देखता है तो उनके फेस को ऑब्ज़र्व करता है, उनके एक्सप्रेशंस को ऑब्ज़र्व करता है, उनकी लिप रीडिंग करता है। फिर उसके बाद वो उनको इमिटेट करता है, उनको कॉपी करता है, वर्ड टू वर्ड कॉपी करता है। उसके बाद वो ये भी देखता है कि वो किस सिचुएशन में किस वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें ध्यान से वो सुनता है। इसके बाद वो उन वर्ड्स को यूज़ करते हुए अपनी बात को कहना शुरू करता है। धीरे धीरे वो एक वर्ड से ग्रुप ऑफ वर्ड पर आता है, यानी फ्रेज़ के पर आता है, एंड फाइनली वो सेंटेंस बनाना सीखता है। तो इस प्रोसेस में लगभग उसे 2 से 3 साल लगते हैं। तो उससे एक बात तो समझ में आ ही जाती है कि लैंग्वेज को सीखना इतना आसान नहीं है कि आपने कह दिया और आप एकदम सीख जाएंगे। उसके लिए हमें अपनी वोकैबुलरी को बहुत बढ़ाना पड़ता है।
इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो उस बात में करते समय हमें उसको सुनना बहुत ध्यान से होता है। हमें समझना होता है कि हम उसको बोलते वक्त किस शब्द पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, उसको बोलने का टोन क्या होना चाहिए, उसके बोलते वक्त हमारा जो टंग है वो कैसे मतलब हमें कैसे उसको मोल्ड करना है, सभी चीज़ों पर हमें ध्यान देना होता है। तो यानी फ़ोकस होना चाहिए। जैसे हम अपनी मदर टंग को बहुत इजीली सीख जाते हैं, वो इसलिए सीख जाते हैं क्योंकि घर में सब लोग उसको बोलते हैं। लेकिन जब हम किसी दूसरी लैंग्वेज को सीखना शुरू करते हैं तो उसमें भी हमें उतनी ही शिद्दत, उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, उतना ही फ़ोकस करना पड़ेगा, तभी हम उसको सीख पाएंगे। तो किसी भी लैंग्वेज की लिसनिंग स्किल हो या स्पीकिंग स्किल हो, रीडिंग स्किल हो या राइटिंग स्किल हो, उस सभी के लिए हमें प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी है। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो एक बात तो आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि हम किसी भी बात को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास वोकैबुलरी का होना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो वर्ड पावर है वो इम्प्रूव्ड होनी चाहिए। उसमें अगर मैं आपको सेंटेंस बनाने का तरीका बता भी दूं, बट इफ़ यू डोंट नो द वर्ड फॉर दैट, मतलब अगर आप उस बात को कहने के लिए अगर आपके पास शब्द ही नहीं है तो यू वॉन्ट बी एबल टू मेक अ सेंटेंस। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी वोकैबुलरी बहुत ही इम्प्रूव्ड होनी चाहिए। जब हमारे पास शब्द हैं तो उन शब्द को हम कैसे रखें, मैं आपको ये तरीका बता सकती हूँ। तो सेंटेंस को कैसे बनाना है वो हमें देखना है, और सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी है, तभी वो करेक्ट सेंटेंस माना जाता है। अब हम इस पर बात करें। अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशंस। यानी सेंटेंस शब्दों का वो समूह है जो कि निम्न कंडीशंस को पूरा करता है। यानी अगर आप उस एक सेंटेंस में, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में, यदि ये कंडीशंस पूरी नहीं होती हैं तो वो सेंटेंस नहीं कहलाता। तो कंडीशंस क्या है? द फर्स्ट वर्ड इन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ पीरियड और फुल स्टॉप। यानी सेंटेंस का जो पहला वर्ड है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए और उसके लास्ट में, एंड में फुल स्टॉप होना ज़रूरी है। यानी असर्टिव सेंटेंस है तो उसमें फुल स्टॉप लगेगा, और यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा। सेकंड, इट एक्सप्रेसेस द कंप्लीट सेंस ऑफ द थॉट। जब हम एक वाक्य की बात करते हैं, एक सेंटेंस की बात करते हैं, तो उस सेंटेंस के द्वारा जो बात हम कहना चाहते हैं वो कम्प्लीटली क्लियर होनी चाहिए, एक्सप्रेस होनी चाहिए। थर्ड है, इट मस्ट हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब। यानी एक वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब का होना ज़रूरी है, उसके बिना सेंटेंस इनकम्प्लीट माना जाता है। फोर्थ, द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स शुड बी करेक्ट। हमें मालूम है, हमने अभी बताया था, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जहाँ पर वर्ड का ग्रुप है वो, उसमें जो वर्ड्स हैं वो एक करेक्ट ऑर्डर में होना उनका बहुत ज़रूरी होता है। यानी एक जो सीक्वेंस है वो सही होनी चाहिए वर्ड्स की, ताकि वो मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। लास्टली, अ सिंगल वर्ड में आल्सो बी अ कंप्लीट सेंटेंस। कभी कभी एक सिंगल वर्ड भी एक पूरी कंप्लीट सेंस देता है, तो इसलिए उसे भी हम कंप्लीट सेंटेंस मान लेते हैं। जैसे कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए और उसके आंसर में आप बोलते हैं यस, तो यस अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस हो सकता है, या नो भी अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस हो सकता है। नेक्स्ट, बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंस। एक सेंटेंस की किस तरह से फॉर्म किया जाना चाहिए। यानी अभी जब हम वर्ड ऑर्डर की बात करते हैं कि जो वर्ड्स हैं वो एक करेक्ट ऑर्डर में होनी चाहिए, तो यहाँ पर उसी से मतलब है कि सेंटेंस में जो हमें वर्ड्स, हमारे पास जो ग्रुप ऑफ वर्ड है उसको किस सीक्वेंस में रखना है। तो जो पहला उसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो है कि सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस में सब्जेक्ट होना चाहिए और उसके बाद वर्ब होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में आप देख रहे हैं, शी रीड्स। शी इसमें सब्जेक्ट है और रीड्स इसमें वर्ब है।
दूसरा इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है शी रीड्स अ बुक। यहाँ पर शी सब्जेक्ट है, रीड्स वर्ब है, अ बुक ऑब्जेक्ट है। थर्ड स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव। इसमें आप देखेंगे शी सब्जेक्ट है, इस वर्ब है और क्लेवर एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब। यहाँ पर आप एग्जांपल में देखेंगे शी रन्स फास्ट। यहाँ पर शी सब्जेक्ट है, रन्स वर्ब है और फास्ट एडवर्ब है। लास्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन। एग्जांपल है शी इज़ अ टीचर। यहाँ पर शी सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब है और अ टीचर नाउन है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि हम जब एक सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें कुछ बहुत कॉमन जो हमें दिख रहा है कि सभी स्ट्रक्चर्स में सब्जेक्ट और वर्ब कॉमन है। यानी सब इसका मतलब एक बात निकल कर आती है कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का होना कंपलसरी है। अब जब हम सब्जेक्ट और वर्ब की बात कर रहे हैं तो हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट क्या है? द पर्सन और अ थिंग दैट डज समथिंग। जो कुछ करती है, जो काम करने वाला है, करता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट को हम दो फॉर्म में देख सकते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। हमेशा ही सिंगुलर में मिलेगा या तो प्लूरल में मिलेगा। अब उसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हम देख रहे हैं आई और प्लूरल फॉर्म में उसका है वी। सेकंड पर्सन में है हमारा यू, सिंगुलर फॉर्म में, एंड प्लूरल फॉर्म में भी यू ही है। थर्ड पर्सन में हम देखेंगे ही, शी, इट या कोई नाम, दिस एंड दैट। इसी का प्लूरल फॉर्म है ही, शी, इट की जगह हम लोग दे यूज़ कर सकते हैं। नेम में एक सिंगल नेम हो सकता है या मोर देन वन नेम्स हो सकते हैं। दिस का प्लूरल फॉर्म है दीज एंड दैट का प्लूरल फॉर्म है दोस। तो इस तरह से हमारे पास जो सब्जेक्ट होंगे वो फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में, थर्ड पर्सन में, सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में होंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ वर्ब। वर्ब क्या है? तो आप देखेंगे अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, अकरेंस और स्टेट ऑफ अ बीइंग इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में जिस शब्द के द्वारा आपको किसी कार्य के होने का पता लगता है या फिर किसी व्यक्ति के स्टेट का पता लगता है, तो वो वर्ड जो है एक्चुअल में हमारा वर्ब होता है। एग्जाम्पल में आप देखेंगे शी रीड्स अ बुक। तो यहाँ पर जो रीड्स वर्ड है वो क्या है? वर्ब है। अब एक सेंटेंस में हम दो तरह से वर्ब को देख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरा है मेन वर्ब और एक्शन वर्ब। एग्जाम्पल आप देखेंगे सीमा डज नॉट लाइक चॉकलेट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो डज है वो हेल्पिंग वर्ब है और लाइक जो है वो मेन वर्ब है। मेन वर्ब मतलब एक्शन वर्ब। तो आपको पता लग गया कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड देन वर्ब। वर्ब में भी हमारे पास दो तरह से वर्ब हमें एक सेंटेंस में दिखाई दे सकती है, एक हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में और दूसरा मेन वर्ब के फॉर्म में। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ एन ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है या हेल्पिंग वर्ब का क्या काम होता है एक सेंटेंस में? तो एन ऑक्सिलरी वर्ब इज़ अ वर्ब दैट चेंजेस और हेल्प्स द मेन वर्ब। जो कि हेल्पिंग वर्ब वो है जो कि मेन वर्ब को या तो चेंज कर देती है, जिसकी वजह से चेंज हो जाएगा मेन वर्ब, या वो उसको हेल्प करेगी। जैसे कि अभी आप एग्जांपल में देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब मे बी ऑफ टू टाइप्स। अब यहाँ पर भी ऑक्सिलरी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब भी हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं।
एक तो ऑक्सिलरी वर्ब वो है जो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट, इट डिपिक्ट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब। जैसे यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगी, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगी। इसके अलावा ये हेल्पिंग वर्ब जो है एग्जैक्टली हमें टाइम ऑफ एक्शन को बताती है, यानी काम किस काल में हुआ, किस टेंस में हुआ। टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे बाद में। तो हमें हेल्पिंग वर्ब के थ्रू ही एक्चुअल में टाइम ऑफ एक्शन का पता चलता है। हमें पता चलता है कि ये कार्य प्रेजेंट टेंस में हुआ था या पास्ट टेंस में हुआ था या फ्यूचर टेंस में होगा। तो ये हमें कौन बताता है? ऑक्सिलरी वर्ब। तो वो वर्ब्स जो हमें टाइम ऑफ एक्शन बताती हैं, जो सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं, एक तो इस टाइप की ऑक्सिलरी वर्ब होती है एग्जाम्पल में। और ये वर्ब कौन कौन सी हैं? जैसे इज़, एम, आर, बीइंग, डू, डज, डिड, डूइंग, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, बी, विल, शैल, ये सभी हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो कि टेंस में यूज़ होती हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे शी इज़ डांसिंग, आई एम डांसिंग, दे आर डांसिंग। तो इससे आपको पता लग रहा है यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब है। इसके अलावा ये हमें ये भी बता रहा है कि प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। आई एम डांसिंग दे, तो यहाँ पर आई के साथ यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई है, एम लगाया हुआ है। दे के साथ हेल्पिंग वर्ब फिर चेंज हो गई है, आर, क्योंकि दे प्लूरल है तो आर भी, यानी हेल्पिंग वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग प्लूरल रख दी गई है। इसी वी वर डांसिंग, तो यहाँ पर वर जो है वी के अकॉर्डिंग, क्योंकि वी प्लूरल है तो वर जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी प्लूरल है। अगेन ये हमें ये भी बता रही है कि ये पास्ट टेंस है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के थ्रू हमें ये पता चलता है कि टाइम ऑफ एक्शन क्या है और ये नंबर ऑफ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। तो आप यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। An auxiliary verb which changes according to the mood of subject, यानी अभी हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब जो हमने अभी पहले पढ़ी थी उसमें जो हेल्पिंग वर्ब थी वो कौन सी थी? जिसमें जो कि सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होती थी। एक तो वो ऑक्सिलरी वर्ब है, अब ये ऑक्सिलरी वर्ब वो है जो सब्जेक्ट के मूड के अकॉर्डिंग चेंज होगी। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड मोडाल्स, इसको इस तरह की वर्ब्स को हम मोडाल भी कहते हैं। तो एन ऑक्सिलरी वर्ब विच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ सब्जेक्ट, वो कौन सी होती है? मोडाल होती है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ सब्जेक्ट, ये जो वर्ब्स होती है ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है वो नंबर ऑफ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, यानी सब्जेक्ट के नंबर का इन पर कोई इफेक्ट नहीं होता। और ये हमेशा इट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, यानी ये वर्ब की हमेशा बेस फॉर्म के साथ ही यूज़ की जाती है। और ये कौन कौन सी हो सकती है? कैन, कुड, मे, माइट, देख सकते हैं आप, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, नीड टू, ऑट टू, यूज टू, ये सब क्या है? मॉडल्स हैं। मॉडल अपने आप में एक अलग से पूरा कॉन्सेप्ट है और जिसे हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रेफरेंस में इसको पढ़ रहे हैं। तो कुल मिला के हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है दो तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। एक तो वो वर्ब जो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट चेंज होती है, दूसरा जो अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ सब्जेक्ट चेंज होती है। अगर हमारे इसका मॉडल अगर हम यूज़ करें तो उसमें हम ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट के नंबर का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा और वो हमेशा उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करेंगे। अब इसके आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। एग्जाम्पल में आप देखेंगे शी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दे कैन विन द गेम। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट जो हमारा सिंगुलर है शी
और यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, लेकिन दोनों के साथ जो है हम जो मोडाल यानी हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं वो कैन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो उससे क्या प्रूव हो रहा है कि मोडाल के साथ में सब्जेक्ट के नंबर का उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फिर तीसरी बात क्या देख रहे हैं कि इन दोनों ही सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रहा है। तो एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया कि मोडाल जो हेल्पिंग वर्ब हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ऑक्सिलरी वर्ब ही एक्चुअल में हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं इनको। तो इनके साथ जब हम इन्हें यूज़ करते हैं तो इन पर सब्जेक्ट के नंबर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दूसरे एग्जांपल में आप देख सकते हैं इट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, वी ये प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन दोनों के साथ हम मे यूज़ कर रहे और यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो सिंगुलर ही यूज़ हो रहा है, आई मीन बेस फॉर्म यूज़ हो रहा है इसका। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे आई विल विन द मैच, दे विल लीव दिस हॉल एट वंस, तो यहाँ पर सिंगुलर है, यहाँ पर प्लूरल है। स्नेहा शुड गो फॉर अ पिकनिक, दे शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दे के साथ भी शुड यूज़ हो रहा है, स्नेहा के साथ भी शुड हो रहा है, सिंगुलर के साथ भी प्लूरल के साथ भी। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स आप इसमें देख सकते हैं। अब हम आते हैं मेन वर्ब पर। मेन वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड विच मे बी इन बेस फॉर्म, इन पास्ट फॉर्म और इन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। मेन वर्ब एक हमारा एक्शन वर्ड होता है जो कि हमें 3 फॉर्म में मतलब जिसको हम यूज़ कर लेते हैं। एक तो बेस फॉर्म होता है, एक पास्ट फॉर्म होता है, तीसरा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं से, सैड, सैड, रन, रैन, रन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, सिंग, सैंग, संग, प्ले, प्लेड, प्लेड। इस तरह से बहुत सारे एक्शन वर्ड्स हैं जितने भी हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं। तो इनके फॉर्म्स जो हमें दिए होते हैं ये हमें लर्न करने चाहिए। इससे 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो हमारी वोकैबुलरी बढ़ेगी, दूसरा इसका हमें एग्जैक्ट एक्यूरेट फॉर्म पता रहेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है हम अंदाजे से लगा देंगे, तो ऐसा नहीं होता क्योंकि कई जगह चेंज हो जाती है। जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं प्ले का सेकंड फॉर्म है प्लेड, थर्ड फॉर्म है प्लेड, जबकि सिंग का सेकंड फॉर्म है सैंग और थर्ड फॉर्म है संग। ड्रिंक का सेकंड फॉर्म है ड्रैंक और देन ड्रंक। रन का रन, रैन, रन। तो से, सैड, सैड। तो कहीं पर बहुत जगह, अब कुछ में तो ऐसा भी होगा जैसे कट है तो कट का कट, 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 तीनों फॉर्म में। रीड है रीड, रेड, रेड। स्पेलिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पर कोई चेंज ही नहीं है। तो इसलिए हमारे लिए बेहतर होता है कि हम इसके सारे ही वर्ब के जो फॉर्म्स हैं उसको हम लर्न करें। अब हम आते हैं सेंटेंस के थर्ड पार्ट पर, दैट इज़ एन ऑब्जेक्ट। व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज़ अ पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, यानी जो वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है वो ऑब्जेक्ट होता है। कैसे? एग्जाम्पल दिखेंगे, शी रीड्स अ बुक। तो यहाँ पर रीड क्या है? वर्ब है, और ये एक्शन रीडिंग जो किसके ऊपर हो रहा है? बुक के ऊपर हो रहा है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो बुक होगा। अगेन सेकेंड एग्जाम्पल में हम देखेंगे दे प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पर वर्ब क्या है? प्ले, और एक्शन जो प्ले मतलब किस पर खेला जा रहा है? फुटबॉल पर। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया? फुटबॉल। इसी तरह थर्ड एग्जांपल में वी हैड विन द मैच। तो यहाँ पर विनिंग किसकी हो रही है? मैच की। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया मैच। आई विल वॉच द मूवी, यहाँ पर वॉच एक्शन है, और ये एक्शन किस पर कौन रिसीव कर रहा है? मूवी, यानी क्या देखा जा रहा है? मूवी देखी जा रही है। यू कैन सिंग द सॉन्ग, यहाँ पर एक्शन क्या है? सिंग, और ये किस पर अप्लाई हो रहा है? मतलब कौन रिसीव कर रहा है इसको? सॉन्ग। तो इसलिए यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा सॉन्ग है। और अगेन
दे हेल्प मी, तो यहाँ पे हेल्प जो एक्शन है और किस पर कौन रिसीव कर रहा है, मी, तो यहाँ पर मी जो है ऑब्जेक्ट है। तो इज दैट क्लियर? तो हमारे सेंटेंस के जो 3 मुख्य पार्ट हैं वो है सब्जेक्ट, हमें पता लग गया कौन है सब्जेक्ट, जो काम करने वाला है, डूअर है। इसके बाद वर्ब, वर्ब हमारे 2 तरह के हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी 2 तरह के हैं, एक तो वो जो सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होगी और दूसरा जो सब्जेक्ट के मूड के अकॉर्डिंग चेंज होगी। उसके रूल्स हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमारा आता है मेन वर्ब एग्जैक्टली एक्शन वर्ड है जो कि 3 फॉर्म में हमको हम देख सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब जो पर्सन या कोई थिंग जो कि उस एक्शन को रिसीव करती है वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अब हमने ये सब क्यों पढ़ा है? मैंने आपको बताया था कि बच्चे कुछ क्या एरर करते हैं कि वो सेंटेंस में वर्ड को करेक्ट ऑर्डर में नहीं लिखते हैं। इसीलिए हमारे पास 9th और 10th में ये क्वेश्चन रखा जाता है, हमें जंबल वर्ड्स दे दिए जाते हैं और उनको कहा जाता है रीअरेंज करिए। उसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम एक सेंटेंस में वर्ड को सही ऑर्डर में लिखकर उसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएं। नाउ अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे हमने जो सीखा है, जो कि बच्चे अधिकतर गलतियां करते हैं कि एक सेंटेंस को बनाते वक्त उसमें जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं उनको करेक्ट ऑर्डर में नहीं रखते। करेक्ट ऑर्डर का मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। अभी तक हमने तीनों को अच्छे से सीख लिया है, क्या क्या होते हैं, उनका क्या मतलब है, एक सेंटेंस में उनका क्या इम्पोर्टेंस है। और इसीलिए क्वेश्चन आपको 10th क्लास में, 9th क्लास में, इवन 8th 7th क्लास से स्टार्ट हो जाता है कि आप सेंटेंस में यूज़ जो वर्ड्स हैं उनको सही ऑर्डर में लिखेंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से जंबल वर्ड्स दिए हुए हैं और आपको उनको रीअरेंज करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें है वेरी इज़ कोल्ड इट। तो हम सबसे पहले क्या लिखना है हमको, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें हमारा क्या हो सकता है, हमने बहुत शुरू में ही पढ़ लिया था कि हमारे सब्जेक्ट हमेशा हमें 3 पर्सन में मिलेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन में। और हमें ये भी पता है कि फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी, सेकंड पर्सन मतलब यू एंड थर्ड पर्सन मतलब ही, शी, इट, दे, कोई नाम, दिस, दोस, दैट, यही होगा। इन्हीं में, इनके अलावा कोई और सब्जेक्ट हमारा नहीं हो सकता। तो अब मतलब कोई नाउन हो सकती है, प्रोनाउन हो सकता है। तो आपको इनमें से देखना है कि इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हो सकता है। तो क्या होगा हमारा सब्जेक्ट, इट। इसके बाद हमारे पास क्या आनी चाहिए, वर्ब। तो ये क्या है, इज़। तो इट इज़। आप हमारा जो स्ट्रक्चर हमने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें क्या था कि हमारा जो फर्स्ट जो वर्ड होना चाहिए वो सब्जेक्ट होना चाहिए, देन वर्ब होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट हो सकता है, हमारे पास एडजेक्टिव हो सकता है, हमारे पास नाउन हो सकती है, या फिर हमारा एडवर्ब हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, इट इज़ वेरी कोल्ड। अगला सेंटेंस है टू आई नो स्पेयर मनी हैव। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्लियरली दिख रहा है, आई है, आई के बाद वर्ब हमें क्लियरली दिख रही है, हैव। तो आई हैव नो मनी टू स्पेयर। तो अब हम नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, सो यू नॉट आर फेट ही एस। तो अब क्या करें, यहाँ पर 2 सब्जेक्ट हैं हमारे पास, यू एंड ही। कौन सा सब्जेक्ट हमको लेना चाहिए? तो अब हमें ये तो पता है कि ही के साथ तो आर नहीं रख सकता, तो हम क्या लेंगे, यू लेते हैं। तो यू आर, ये सही लग रहा है ना, यू आर नॉट सो फैट एज ही। ओके, अगला देखते हैं, वीक एवरी हैज़ मैन पॉइंट्स हिज। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट एक तो मैन हमें दिख रहा है, एवरी मैन ज़्यादा सूट करता है, थोड़ा हमें गैस भी करना पड़ता है, इतना आसान भी नहीं होता। तो ये जितना भी मैं आपको एक किसके लिए बताऊंगी कि आप जितना ज़्यादा रीडिंग करेंगे, रीडिंग करने से हमको थोड़ा सा एक आइडिया लगता चला जाता है सेंटेंस का कि कितने टाइप के सेंटेंस हो सकते हैं। जितनी ज़्यादा हम रीडिंग करते हैं उतनी ज़्यादा सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का हमें पता चलता है। इसलिए हम बार बार आप लोगों को ये सजेस्ट करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करिए। जितना ज़्यादा रीडिंग करेंगे उतना ही आपका
जो सेंटेंस मेकिंग जो होगा वो करेक्ट होता चला जाएगा। यहाँ पर हमारा सेंटेंस बनेगा एवरी मैन हैज़, सब्जेक्ट के बाद वर्ब हमें मिल गया हैज़ हिज वीक पॉइंट्स। तो सेंटेंस हमारा बनेगा एवरी मैन हैज़ हिज वीक पॉइंट्स। अगला है टॉलर रमेश दैन इज़ महेश। अब यहाँ पर दो सब्जेक्ट है, रमेश और महेश। हमारे पास वर्ब एक है, तो यहाँ पर महेश और रमेश दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों ही सिंगुलर हैं, कोई भी किसी से लंबा हो सकता है। तो हम रमेश इज़ टॉलर दैन महेश भी लिख सकते हैं या महेश इज़ टॉलर दैन रमेश भी लिख सकते हैं। नाउ द लास्ट 1964 वाज इन अवॉर्डेड ही द प्राइज नोबल पीस। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा ही, इसके बाद वर्ब है वाज। अब ये हो गया सब्जेक्ट, देन ये हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद मेन वर्ब है अवॉर्डेड। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबल पीस प्राइज इन 1964। तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का कितना इम्पोर्टेंस है, क्यों हम सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस मेकिंग में हम क्यों किस तरह से गलतियां कर सकते हैं, क्यों हमें रीअरेंजिंग का क्वेश्चन एग्ज़ाम में दिया जाता है, उसका पर्पस क्या है। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि एक सेंटेंस में जब भी हम कोई सेंटेंस मेकिंग करेंगे तो उसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, देन वर्ब में भी हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर मेन वर्ब लगाएंगे। अगर नॉट लगाना है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगेगा और उसके बाद ही हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। दूसरी बात, अगर हमारे पास दो सब्जेक्ट है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है वो किस सब्जेक्ट के साथ सूट कर रहा है। ये ना हो कि हम सब्जेक्ट तो सिंगुलर ले रहे हैं और उसके साथ प्लूरल वर्ब लगा दें। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे कि एक सब्जेक्ट के साथ वर्ब किस तरह से एग्री करती है, अगला टॉपिक हमारा रहेगा। इससे पहले अभी हम सिर्फ इस टॉपिक को पढ़ाने का उद्देश्य था कि आप एक सेंटेंस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लें। आई होप कि आपको ये सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक से समझ में आ गया होगा। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए आप क्या करेंगे, आपको जितने भी जंबल वर्ड्स मैक्सिमम मिलें आप उन्हें रीअरेंज करिए और प्रैक्टिस कीजिए एक सही सेंटेंस फॉर्मेशन की। इसके अलावा और क्या बेहतर क्या कर सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करिए ताकि आपको उस टाइप ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का आइडिया हो सके और आप हमेशा एक करेक्ट ऑर्डर सेंटेंस में करेक्ट ऑर्डर्स में वर्ड्स को रख सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।